नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। पिछले एपिसोड्स में हमने दो राजनेताओं की बात को आगे बढ़ाते हुए मुफ्तखोरी का मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे पर हम पिछले एक महीने से काम कर रहे थे और आखिरकार हमने इसे आपके यानी जनता के बीच लाने की पहल की है। अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया हाउस, जी हाँ, एक फेमस मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा था कि वे 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं। आप जानते हैं, ऐसे युवाओं को लाना चाहते हैं जिनके परिवार में पहले से कोई राजनीति में ना हो, फर्स्ट टाइमर्स। तो राजनीति के शुद्धिकरण के लिए इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती जो प्रधानमंत्री ने जिसकी पहल की बात की है। इसलिए हम भी राजनीति में मुफ्तखोरी के मुद्दे पर सरकार को ये जगाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भारत की जनता मुफ्त की कमाई से बेहतर काम करके खाना पसंद करती है। किसी की मदद सिर्फ उसी के लिए चाहिए ताकि वो अपना काम खड़ा कर सके। उसे चाहिए तो सिर्फ मौका, सहारा, ना कि मुफ्त की रोटी। तो आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति में फ्रीबी कल्चर यानी मुफ्तखोरी की बढ़ती बीमारी पर। दोस्तों, चुनावी वादों की बौछार में जनता को मुफ्त चीजों का लालच दिया जाता है। हर बार कुछ ना कुछ मुफ्त बांटा जाता है, लेकिन इस फ्रीबी कल्चर का असली असर क्या है? क्या ये मुफ्त की योजनाएं वास्तव में जनता के हक में है, भला चाहती है मतलब राजनीतिक पार्टियां इनका, या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर एक भारी बोझ बन रहा है? मतलब सरकार की इकोनॉमी डूब जाए भले, हमारी पार्टी जीतना चाहिए। और खास बात, हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कैसे इस फ्रीबी कल्चर में सबसे आगे निकल रहे हैं। दोनों राज्यों में मुफ्त जनता के बीच में बांटा जा रहा है और सत्ता के लिए तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं। तो आज हम अपने सामने रखेंगे फ्रीबीज पर सबसे विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें डेटा होंगे, आंकड़े होंगे, ग्राफिक्स, विश्लेषण और निष्कर्ष भी। तो चलिए शुरू करते हैं द रियल स्टोरी। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर फ्रीबीज है क्या। जैसा कि शब्द में आप जानते हैं, फ्रीबीज सरल शब्दों में कहें तो जब सरकारें जनता को मुफ्त में कोई सामान या सेवा देती है उसे फ्रीबीज कहा जाता है, मुफ्त की सेवा कहा जाता है। यह पैसा हो सकता है, मुफ्त राशन हो सकता है, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, शादी में नगद मदद या सोना, मुफ्त साइकिलें, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, सामूहिक शादियां, मुफ्त बस यात्रा वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर चुनाव में पार्टियां फ्रीबीज के वादे करती हैं और सत्ता में आते ही इनको लागू भी किया जाता है। जैसे सत्ता में आए और लागू कर दिया और उसके बाद जनता को बता दिया कि हम अपने वादे पर कायम हैं। यहीं से अगले चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इनकी कीमत कौन चुका रहा है? आखिर ये कहां से आ रहा है पैसा? इसका जवाब आपको चौंका देगा। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था, आपके और हमारे पॉकेट से। चलिए एक नजर डालते हैं देश की प्रमुख फ्रीबीज योजनाओं पर। हम एक नजर डाल रहे हैं। सबसे पहली है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी गरीबों को मुफ्त अनाज, या कुछ जगह पे सब्सिडाइज भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है और ये बहुत बड़ी संख्या है। इसको बार बार नेता और बड़े नेता इसकी घोषणा करते रहते हैं। इस योजना पर सालाना 1.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये बहुत बड़ी रकम है। उसके बाद आती है उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर। इसका लाभ सिर्फ गरीब रेखा से नीचे की महिलाओं ही ले सकती है। इसके देश पर करीब 9.5 करोड़ लाभार्थी है, करीब 10 करोड़, और 6,000 करोड़ रुपए सालाना इस उज्ज्वला योजना पर खर्च आता है। इसके बाद है आयुष्मान भारत योजना, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, यानी कि अस्पतालों में उनका इलाज मुफ्त होगा। अभी 2 लाख तक है, 4 लाख तक भी हो सकता है बाद में। इसके 53 करोड़ लाभार्थी हैं और अब 70 साल से ऊपर सभी सीनियर सिटीजन को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। अभी अभी इसकी घोषणा भी की गई है। इस योजना पर 7,500 करोड़ रुपया इसका खर्च अनुमानित है, जो अब और बढ़ सकता है क्योंकि सीनियर सिटीजन भी उसमें जुड़ गए हैं। फिर है पीएम किसान सम्मान निधि, जो 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए साला सीधे कैश ट्रांसफर करती है। उसमें किसानों को सीधा पैसा मिलता है। जल्दी ये 12,000 रुपए साला होने वाले हैं। इस पर सरकार का करीब 75,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होता है ये बजट।
फिर है पीएम आवास योजना, जिसमें सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को सबसे पहले पक्के मकान उपलब्ध कराना है। कांग्रेस शासन में ये योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। कांग्रेस ने भी ये योजना चलाई, उसके बाद जो है आने वाली पार्टियों ने भी चलाई। इस योजना के करीब 2 करोड़ लाभार्थी हैं और सरकार का सालाना आवंटन है 54,500 करोड़ रुपया, 54,500 करोड़ रुपीस। इन योजनाओं ने करोड़ों गरीबों की मदद की है, लेकिन इनके पीछे राजनीतिक गणित भी छुपा है। क्या गणित छुपा है बताएंगे। कुछ योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कुछ सिर्फ वोट कमाने की। अब नजर डालते हैं राज्यों पर। यहाँ फ्रीबी कल्चर और भी उग्र है। आइए देखते हैं कुछ बड़े राज्यों की तस्वीर, जिसमें एमपी और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। सबसे पहले तमिलनाडु। यहाँ गरीबों को मुफ्त चावल दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है छात्र छात्राओं को, टीवी दिया जाता है लोगों को, यहाँ तक कि सोना भी दिया जाता है शादियों में, दूसरे कार्यक्रमों में। सरकार पर इसका सालाना खर्च 20,000 करोड़ रुपया आता है। सत्ता में आने वाली सभी सरकारें ये खर्च करती हैं। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली का। इस राज्य में जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को मुफ्त यात्रा और बहुत सारे स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं शिक्षकों को, ये सब दिया जाता है। इससे सरकार के सालाना बजट से 5,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो कि एक बड़ी राशि है। इसके बाद पंजाब को देखते हैं। पंजाब में जनता को मुफ्त अनाज दिया जाता है, किसानों को मुफ्त बिजली, लोगों को मुफ्त परिवहन वगैरह मुहैया कराया जाता है। इस पर सरकार का सालाना खर्च करीब 8,000 करोड़ रुपया है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ सरकार बच्चों को मुफ्त मोबाइल, टैबलेट्स वगैरह देती है, शादी जैसी योजनाओं पर भी अनुदान देती है। कुल मिलाकर सरकार यहाँ 10,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है और जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस तरह की योजनाएं चलाई हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की। सरकार गरीबों को मुफ्त दवा, बस यात्रा, बच्चों को स्मार्टफोन वगैरह मुहैया कराती है। इस पर 9,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं और जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी तरह तेलंगाना में सरकार 15,000 करोड़ सालाना रायतु बंधु नगद सहायता इस पर खर्च करती है। ये योजना पर मुफ्त बिजली जैसी दूसरी योजनाओं पर भी खर्च करती है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो पहले विकास के नाम पर चुनाव लड़ते थे, अब यहाँ भी फ्रीबीज कल्चर हावी हो गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार लाडली बहना, विद्यार्थियों को लैपटॉप, किसानों को अतिरिक्त सहायता, मुफ्त साइकिलें, मुफ्त विवाह जैसी योजनाओं पर 22,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इसी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ता है। वहीं छत्तीसगढ़ में लाडली लक्ष्मी योजना है, किसान को बोनस है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को मासिक भत्ता, ऐसी योजनाओं पर करीब 18,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है और ये उनके बजट में से बहुत बड़ा हिस्सा इस पे चलेगा। तो दोस्तों, अभी तो आपने ये एक छोटा सा हिस्सा देखा जिसमें कि राज्य जो है किस तरह से इस पर खर्च कर रहे हैं। अब हम फ्रीबीज की बात करेंगे। तो फ्रीबीज में जो खर्च हो रहा है उसमें कई योजनाओं में चुनाव के पहले अचानक से घोषणा की जाती है और इन घोषणाओं के बाद ये वादा किया जाता है कि सरकार इन सब घोषणाओं को अमल में लाएगी और लोगों को मुफ्त में पैसा, मुफ्त में बहुत सारी चीजें दी जाएगी। तो क्या ये सही है? और अगर ये सही नहीं है तो इस बारे में क्या करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अब हम जिसे फ्रीबीज कह रहे हैं उसे दूसरे वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। तो अब दोनों का अंतर भी देख लेते हैं। फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स क्या होती है? अंतर यह है कि वेलफेयर स्कीम्स लंबी अवधि के सामाजिक विकास के लिए होती है और फ्रीबीज अक्सर इलेक्शन के ठीक पहले वोट बटोरने के लिए आती है। जब जैसे इलेक्शन आए तब मुफ्त की कोई योजना घोषणा कर दी और वोट कमा लिया। फ्रीबीज का मुख्य उद्देश्य है मुफ्त में चीजें देना ताकि लालच में जनता वोट दे दे। उधर वेलफेयर स्कीम्स का उद्देश्य है बुनियादी जरूरतें पूरी करना। फ्रीबीज में सिर्फ वोट के लिए घोषणा की जाती है, जबकि वेलफेयर स्कीम्स में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस होता है और यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों की हालत व्यवस्था सुधारी जाए तो वेलफेयर स्कीम्स उनका फायदा करती हैं। उज्ज्वला और आयुष्मान योजनाएं कमजोर वर्ग के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस के लिए है, जबकि फ्री अनाज मुफ्त खोरी है। तो उज्ज्वला योजना जो है लॉन्ग टर्म की योजनाएं हैं, जबकि मुफ्त अनाज जो बांटते हैं वो फ्रीबीज है। इसलिए फ्रीबीज अधिक बोझ बढ़ाती है, जबकि वेलफेयर स्कीम्स क्षमता निर्माण करती है और वो धीरे धीरे देश को मजबूत भी करती है। कुल मिलाकर फ्रीबीज जो है वो आर्थिक जहर है, जबकि वेलफेयर स्कीम आर्थिक निवेश है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है आर्थिक जहर और आर्थिक निवेश में। अब बात करते हैं कि इन योजनाओं को लेकर किस तरह की रिएक्शंस हमें मिली है। उन रिएक्शंस पर बात करने हमने अलग अलग जगह से रिएक्शंस कलेक्ट करी है। पहली है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त या सब्सिडाइज राशन देने की योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
इस पर हिंदू न्यूज़पेपर ने 2023 में इस योजना को के बारे में लिखा था कि इसमें 15 से 20% वितरण की गड़बड़ी बताई है और इसकी इंक्लूजन एरर है, मतलब ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया है जो मापदंड ही पूरा नहीं करते। तो आप गरीबी नहीं हो फिर भी आप इस तरह की योजना का फायदा ले रहे हो। इन त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया था कुछ लोगों ने और वो त्रुटियों पर सरकार की नजर है। लेकिन जो NFSA की अत्यधिक गरीबी कम की योजना है, इसने अत्यधिक गरीबी को कम भी किया है, ऐसा भी इसमें बताया गया है कि इसमें गरीबी कुछ कम भी हुई है, तो ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स ने 2023 में लिखा था कि योजना में भूमिहीन श्रमिकों की पहचान में देरी हुई, तो जो श्रमिकों को पहचान करना था उसी में देर हो गई। इससे 35% छोटे किसान जो है वो लाभ से वंचित रह गए, जिनको लाभ मिलना था वो नहीं पहुंच पाया उन तक। इसी तरह आयुष्मान भारत जो है PM जय, इसकी हर जगह सराहना हुई है, पर इंडियन एक्सप्रेस ने 2023 में लिखा कि बिहार जैसे राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों की कमी के कारण योजना का इस्तेमाल कम हुआ। मैं समझता हूँ बिहार के अलावा और भी बहुत सारे राज्य होंगे जहां पर सूचीबद्ध अस्पताल नहीं है और इस तरह से योजना का फायदा नहीं पहुंचा लोगों को। इस तरह मनरेगा की जो रोजगार गारंटी स्कीम है, इसको लेकर भी डाउन टू अर्थ ने 2023 में लिखा था कि इसमें मनरेगा में वेतन भुगतान में देरी हो रही है और जो उन्हें लिखा था कि 2022 में जो वेतन दिया जाना था वो 42% कम रहा, तो इस बात का उन्होंने संकेत दिया। लेकिन ग्रामीण संकट कम करने में इस योजना की भूमिका को सराहा गया है। ये कहा गया कि ग्रामों में जो संकट आता है रोजगार का वो इस योजना से कम हुआ है। इस तरह राज्य की योजनाओं में तमिलनाडु की अम्मा उरावगम और मुफ्त बिजली योजनाओं को लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर ने 2023 में खाद्य सुरक्षा में सुधार की सराहना की है, लेकिन मुफ्त बिजली पर GDP के 4.5% राजकोषीय घाटे पर भी सवाल उठाए हैं कि 4.5% जो फिस्कल डेफिसिट है वो राज्य का बड़ा है। ये भी कहा गया कि तमिलनाडु की मध्याह्न भोजन योजना से महिला साक्षरता दर 80% तक बढ़ गई, मतलब महिलाओं को बुलाया जाता था, वहां उनको मिड डे मील भोजन भी दिया जाता था और उनकी साक्षरता भी होती थी। पंजाब में मुफ्त कृषि बिजली योजना पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 2023 में लिखा कि इसे भूजल कमी और वित्तीय दबाव, जो कि GDP का 53% लोन रेशो है, उन्होंने उससे जोड़ दिया इसको। तेलंगाना की जो रायतू बंधु योजना है, इस पर इंडिया टुडे ने 2023 में लिखा है कि किसानों के संकट को कम करने में इस योजना ने काफी सफल तरह से काम किया है, लेकिन 40% पट्टेदार किसान इसमें शामिल नहीं हो सके। ये इसकी बहुत बड़ी नेगेटिविटी है कि 40% पट्टे वाले किसान इसमें शामिल नहीं हो सके। दिल्ली की मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली योजना पर जो है, दिल्ली ने तो बड़े लंबे समय तक ये चलाई, तो उस पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2023 में लिखा कि 20% बिजली चोरी, इसमें कमी दर्ज की गई मुफ्त बिजली देने पर। चलो ठीक है, कुछ तो बिजली चोरी कमी, लेकिन ये भी क्या कहा कि सब्सिडी पाने वाले 30% लाभार्थी मध्यम वर्ग के थे, जिनके पास पैसा था, जो कि गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, उनको भी सब्सिडी मिली है, तो इससे सरकार के राजकीय कोष में घाटा हुआ है। नीति आयोग के मुताबिक खाद्य सुरक्षा ने कुपोषण दर को 12% तक कम किया है। रायशु बंधु योजना ने तेलंगाना में रबी फसल बुवाई को 18% बढ़ाया है। ये कुछ अच्छी बातें हो गई, लेकिन कुछ चुनौतियां और गड़बड़ियां भी पाई गई। तो ये गड़बड़ियां क्या है हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये पूरी रिसर्च है और आप इस पर अपनी बात जरूर रखिएगा। CAG ने, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में बताया कि PDS प्रणाली में हर वर्ष 30,000 करोड़ की गड़बड़ी होती है। PDS राशन बांटने की जो व्यवस्था है, 30,000 करोड़ का राशन इधर उधर चले जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की बिजली सब्सिडी जो है योजना है, वो राज्य के राजस्व का 25% खा जाती है, मतलब जितना रेवेन्यू उसको 25% खा जाती है। ये भी सामने आया कि करीब 28% PM किसान लाभार्थी जो है वो अपात्र रह जाते हैं किसान योजना में, तो 28% लोगों को नहीं मिला है। तो ये गड़बड़ियां भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा इन योजना में लगा है, सही लाभार्थी है कि नहीं, सही लाभार्थियों तक ये पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि हम अपनी आयकर से, अपनी इनकम से देते हैं, तो ये इसको देखना जरूरी है। तो दोस्तों, इन सब मुद्दों को लेकर, मुफ्तखोरी को लेकर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रही मुफ्त बांटने की योजनाओं को। दोस्तों, मुफ्त की राजनीति जीत का शॉर्टकट तो हो सकता है, लेकिन आर्थिक आत्महत्या का एक रास्ता भी है। क्या हमारा देश, हमारे राज्य इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? ये जो एक भ्रम है उससे निकल पाएंगे? क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है। आगे आने वाले समय में ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है राज्य की, देश की अर्थव्यवस्था को। इन जानकारियों के हमारे जो सोर्स हैं वो है यूनियन बजट और यूनियन मिनिस्ट्री के डेटा, उनके डॉक्यूमेंट्स और डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स
इसके अलावा आरबीआई की रिपोर्ट्स, स्टेट फाइनेंसेस उनकी रिपोर्ट्स है, पीआरएस है, लेजिस्लेटिव रिसर्च है और कुछ अखबार है जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स। इन तमाम अखबारों ने भी मुफ्तखोरी पर लगातार लिखा है। हम इन सब का कंपाइलेशन, इनसे जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमें इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर भेजिए। द रियल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।